औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ़ खोकर है और आज हम अपने पाकिस्तान स्टडीज़ की अगले लेक्चर के स्लाइड्स की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर जी हम साइमन मिशन देखेंगे। सबसे पहले हम 1919 का एक्ट को थोड़ा सा नज़र मारेंगे कि 1919 का एक्ट था क्या, उसमें जो डायरार्किकल सिस्टम था, जो कि ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम था प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे, वो क्या था। और 1919 से लेकर जो 10 साल का एक वायदा, एक पैक्ट, एक तजवीज़ या एक एडवाइस या क्या कह सकते हैं उसको, एक 10 साल के लिए जो गोरों ने इंडियन से कहा था कि 10 साल के बाद हम आएंगे और हम रीविज़िट करेंगे अपने सारे मामलात को, वो क्या है। और साइमन मिशन क्या था, और साइमन मिशन के क्योंकि कहा तो ये गया था ना कि 1919 से लेकर हम 10 साल के बाद 1929 में वी विल रीविजिट इंडिया एंड विल सी के हाउ इंडियंस आर कोपिंग अप विद द पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट एंड आर दे एबल टू बी डेमोक्रेटिकली उनको जमहूरी हकूक़ देने के वो काबिल हैं भी या नहीं है, वो हम देखेंगे। 19 हम उसके रिज़ल्ट में जो साइमन मिशन आया, साइमन मिशन आया, हम उसको देखेंगे। और साइमन मिशन के रिज़ल्ट के अंदर नेहरू साहब ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके आंसर में जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स, एंड देन उसकी बेसिस पे उसको माना तो नहीं गया सारे पॉइंट्स को, लेकिन उसकी बेसिस में 1935 का एक्ट, हम इन चीज़ों को अपने इस लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जो साइमन मिशन था, साइमन मिशन का आने का मकसद क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 जो था वो इंडिया में 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके साथ एक डायरार्किकल सिस्टम है, ड्यूल सिस्टम, जिसमें कुछ जो छोटी मोटी सीटें हैं वो लोकल्स को दी गई और बाकी जो जो प्रोविंसेस थे वो गवर्न एक डायरार्किकल सिस्टम में हुए कि बाकी सारी ताकत फाइनेंस की, गवर्नेंस की, वो हुकूमत के पास रही। और समवॉट थोड़ी सी आज़ादी गोरों ने लोकल इंडियंस को दी और उसके तहत हुकूमत चलती रही। एंड इंडियन ओपिनियन clamored for the revision of this form of government. The Government of Indian Act 1919 stated that the commission would be appointed after 10 years to investigate the progress of government scheme and suggest a new step for reforms. तो जब न्यू स्टेप्स फॉर रिफॉर्म्स, तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा कि 1919 के एक्ट के बाद जो रिबकल आया, जो कि क्लैमर्ड डिसीजंस आए, ओपिनियंस आए इंडियंस के, उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम को चेंज करने के लिए कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट of India, E.F. Smith, feared that ruling conservative government was facing imminent electoral defeat at the hands of the Labour Party. Hence, the fear that commission would be filled by its members and sympathizers. तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम जब हिंदुस्तान की तारीख देखेंगे तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो बरतानिया की सियासत से है, कंजर्वेटिव पार्टी से और लेबर पार्टी से है। जो पीछे भी 1909 का जो मनरो जो 1906 के अंदर जो शिमला डेपुटेशन गई, तो जो वॉइसरे थे वो लेबर पार्टी से थे। और लेबर पार्टी जो है वो लिबरल कहलाती है, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स एंड ऑल उसके वो पैरोकार हैं ह्यूमन राइट्स वगैरह की चीज़ों के। कंजर्वेटिव पार्टी ज़रा राइटेस्ट पार्टी है, लेबर पार्टी ज़रा लेफ्टिस्ट पार्टी है। लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स वगैरह को मामला को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो F.E. स्मिथ थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और वो उनको ये खौफ था कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके अंदर कंजर्वेटिव पार्टी को हार हो जानी है और जो कमीशन बनेगा वो लेबर पार्टी का बनेगा। और लेबर पार्टी जो है वो फिर अपने सिंपथाइजर्स के हिसाब से अपने फैसले करेगी। द कमीशन वाज अपॉइंटेड अहेड ऑफ टाइम एंड 7 MPs वर सिलेक्टेड to constitute the promised commission to examine the state of India, Indian constitution affairs. तो
तकरीबन 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनी, उसको वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले ही अपॉइंट कर लिया गया ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स को देखें. ही ऑल्सो एश्योर्ड दैट देयर वर नो Indian in the commission as he believed that the Labour MPs and Indian members will join. जैसे मैंने आपको बताया ये ज़रा लेफ्टिस्ट पार्टी है जो लेबर पार्टी है, तो उसने किसी इंडियन को भी इस कमीशन में ऐड नहीं किया, कहीं वो लेबर के साथ मिल ही ना जाएं और अपने मतलब के फैसले, अपने मर्जी के फैसले ना करवा लें. द वॉइस ऑफ इंडिया एवरिल लॉर्ड आयरविन too supported a decision to exclude Indians as he thought they would vote together with the Labour Party. जो वॉइस रॉय साहब थे वो भी उस ओपिनियन के में से थे, लॉर्ड आर्विन जो थे, कि ठीक है इंडियंस को नहीं ज्वाइन करवाते, कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन के अंदर नहीं होना चाहिए. याद रखें कमीशन का जो काम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसके तहत हिंदुस्तान ने गवर्न होना है. सो साइमन कमीशन जो है, तो उन्होंने भी बीच में किसी किस्म के इंडियन को ज्वाइन नहीं किया, कहीं इंडियन जो है वो लेबर पार्टी के साथ मिल ना जाए, वो कोई ऐसे कमीशन जो ऐसी रिपोर्ट बना दे जो आइन बने हिंदुस्तान का, वो बरतानिया या कंजर्वेटिव पार्टी के वो हक में ना हो, तो वो उसके भी वो खिलाफ थे. द इंडियन सेक्रेटरी कमीशन, द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, also known as Simon Commission, was a group of 7 members of the British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. Sir John Simon की सरबराही के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हिंदुस्तान आए, 7 लोगों की ये कबीना थी. द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट 1928. जो कमीशन 1929 में आना था, एक साल वो पहले ही 1928 के अंदर कमीशन इंडिया आ गया. ऑन वन ऑफ द मेंबर्स वाज द फ्यूचर लीडर ऑफ द लेबर पार्टी क्लेमेंट एटले. द लेटर बिकेम द कमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमिटेड टू द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उनमें से एक जो बंदा था वो बाद में लेबर पार्टी का जो लीडर है वो भी बनेगा, क्लेमेंट एटले, जिन्होंने बाद में ब्रिटिश को जो इंडिया को आज़ादी देने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिया की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरे करने के लिए काफ़ी काम किए. द इंडियन नेशनल कांग्रेस मिसट्रस्टेड द फाइंडिंग द कमीशन एंड कांग्रेस बायकॉटेड द रिपोर्ट. कांग्रेस ने उन पे एतबार ही नहीं था, उन्होंने पहली रिपोर्ट को बायकॉट कर दिया. गांधी subsequently started the civil disobedience movement. गांधी साहब ने सिविल डिसोबीडियंट की मूवमेंट शुरू कर दी. मोहम्मद अली जिन्ना मेड इट क्लियर दैट द रिपोर्ट वाज अनएक्सेप्टेबल टू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट. वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा ये किसी को भी कबूल नहीं होगी, ना हिंदुओं को, ना मुसलमानों को, ना नेशनलिस्ट को. द मुस्लिम कंसिडर्ड द रिपोर्ट टू बी रिएक्टरी. द एग्जीक्यूटिव बोर्ड of All India Muslim Conference called report unacceptable. All India Muslim report ने भी उनका ये रिएक्शनरी किस्म की एक रिपोर्ट है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया. द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, वही लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. तो मैंने आपसे कहा था वो उसी पिछले लेक्चर में भी कि आगे हम देखेंगे वो रिप्रेजेंटेशन वाली शिक पूरी हो गई. तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, यानी कि मियाँ मोहम्मद शाह नवाज़ थे, जिया प्रसाद सिंह थे, डॉक्टर जैनुद्दीन थे, MR जियारकर थे. ये जियारकर वही हैं जी RSS वाले और हिंदुत्व वाले जियारकर, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया. तो इसका मतलब कि यूनानिमसली सारे हिंदुस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया. इवन द वॉइस रॉय लॉर्ड आर्विन जो पहले इसके हक में थे, मेड इट क्लियर दैट द रिपोर्ट, पहले वो लॉर्ड आर्विन इस हक में थे कि इंडियन को शामिल ना किया जाए. अब उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक अफेयर के अंदर खड़ी ही नहीं होगी, ये अवाम इसको मानेगी नहीं. इट मेड इट क्लियर दैट द रिपोर्ट शुड नो चांस ऑफ द पब्लिक एक्सेप्टेंस इन इंडिया. सो लॉर्ड ब्रिकनहेड, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, चैलेंज द इंडियंस. उन्होंने जो इंडियन अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने ब्रैकनहेड ने चैलेंज कर दिया इंडियंस को कि इफ़ दे हैव एनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी एंड competence that they should form an unanimous constitution and present it to us and we will implement it. उन्होंने हिंदुस्तानियों को चैलेंज दे दिया कि अगर आप इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, इतने ही अहल हैं सियासी तौर पे, तो आप एक ऐसा आइन बना के, ऐसा कानून बना के ले आएँ जो सबको एक्सेप्टेबल हो, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली
इन जनवरी 1928 जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ऑल इंडियन पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुला लिया, जिसके अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शिमला डेपुटेशन ने एक दरवाज़ा खोल दिया था बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में रजिस्टर होने में। तो 1928 के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, जिसके अंदर बहुत सी पार्टीज़ ने ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज्वाइन किया, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने ज्वाइन किया, हिंदू महासभा ने ज्वाइन किया, सेंट्रल सिख लीग ने ज्वाइन किया, यूनिस्ट पार्टी ने ज्वाइन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The conference failed to reach a conclusion on the issue of the right of minorities. Minorities की right, यानी जिस चीज़ पे एक इत्तेहाद हुआ था जो प्रीवियसली हमने बात की, जिस चीज़ पे इत्तेहाद हुआ था लखनऊ पैक्ट पे, यहाँ पर उस चीज़ पे इत्तेहाद नहीं हो सका। तो जो कमेटी है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो फेल हो गई माइनॉरिटी राइट्स के इशू पे। द सेकंड राउंड ऑफ देखें, लेकिन हमें ये बात देखनी पड़ेगी, चलें वो हम बाद में बात कर लेते हैं। द सेकंड राउंड ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मार्च द सेम ईयर। दूसरा राउंड जो वो मार्च में हुआ, तीसरा राउंड वो भी फेल हो गया, और तीसरा राउंड मई में हुआ, वो भी फेल हो गया। लेकिन नेहरू साहब ने बैठ के मोतीलाल की प्रेसिडेंसी में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक रिपोर्ट बना दी और वो दे दी, और उसको हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो जिसने बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिटरमिन किया। जो बेसिक फीचर्स हैं नेहरू रिपोर्ट के, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। डिस्पाइट मैनी हैंडल्स, the Nehru committee completed its task and its report। नेहरू साहब के ये सर पे ये ताज जाता है कि जितनी मर्जी वो हर्डल्स आई, मुश्किलात आई, उन्होंने अपना टास्क पूरा किया, रिपोर्ट बनाई और शाया भी की। कॉमनली नोन एज नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड in the fourth session of all parties conference held in August 1928. The committee declared it was useless to ask anything less than complete suffrage and presented the following demands। तो ये जो उन्होंने कमेटी ने ये उस यानी कि जब कमेटी में वो रिपोर्ट पेश हुई, रिपोर्ट ने ये कहा कि हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट पावर चाहिए, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। इंडिया शुड भी, उन्होंने बीच में जो शिकें आयद की, वो इंडिया शुड बी गिवन डोमिनिया स्टेटस विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर शुड बी अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर consisting the Senate and House of Representatives. The Senate will be comprised of 200 members elected for 7 years, and the House of Representatives should consist of 500 members elected for 5 years। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी सेनेट और पार्लियामेंट है, तो उसी तरह उन्होंने एक बाइकैमरल सिस्टम का उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। गवर्नर जनरल विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मशवरे पे चलेगा। देयर शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर होंगी। रेजिड्यूरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, लेकिन रेजिड्यूरी पावर जो अथॉरिटी है वो सेंटर के पास, फेडरल के पास होगी। देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरल फॉर माइनॉरिटीज़। यहाँ पर जी मुस्लिम लीगियों का और कायद अज़म के 14 पॉइंट्स का, मोहम्मद अली जिन्ना के और नेहरू के रिपोर्ट का फटा, नेहरू का और मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का फटा पड़ा। उन्होंने कहा जी माइनॉरिटी को कोई सेपरेट इलेक्टोरल नहीं दिया जाएगा। लेकिन यही तो मेन क्रक्स ऑफ डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग था कि मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरल दे। नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो कांग्रेस है उसका ये मानना सा था कि ये एक ना सेक्टेरियन किस्म का, कम्युनल किस्म का सेंटिमेंट जो राइज करेगा, हमें यूनिफाइड इलेक्शंस में जाना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल की तरफ नहीं जाना चाहिए। सिस्टम ऑफ वेज्ड शुड बी अडॉप्टेड फॉर एनी प्रोविंस। तो वेज्ड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। देयर विल बी नो रिवर्स सीट्स फॉर कम्युनिटीज़ इन पंजाब एंड बंगाल। कोई भी रिजर्व सीट्स किसी भी कम्युनिटी के लिए पंजाब और बंगाल में नहीं होंगी। हाउएवर रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम सीट शुड बी पॉसिबल इन द प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 10%। जहाँ पर 10% से कम मुस्लिम पॉपुलेशन है उधर रिजर्व सीट्स का सोचा जा सकता है। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से फ्री होगी। देयर शुड बी 1/4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंटर। जहाँ पर मुसलमान 1/3 मांग रहे थे, इन्होंने सेंटर में 1/4 रिप्रेजेंटेशन दे ली। लेकिन हम जिन्ना के पॉइंट्स में देखेंगे
कि वो दोनों जगह, उन्होंने कहा सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, दोनों जगह 1/3 रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपने पॉइंट्स में लिखी थी। सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे प्रोवाइडेड इन द प्रूव्स टू बी फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट। उन्होंने कहा जी बॉम्बे को और सिंध को सेपरेट कर लीजिए, ये देख के कि दोनों फाइनेंशियली तौर पे सस्टेन कर सकते हैं। जिन्ना साहब ने कहा था कि बॉम्बे और ये जो बॉम्बे सिंध NWFP इनकी कहानी के अंदर सिर्फ डेमोग्राफी, ये जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है या अकलियत है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन NWFP के अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो इसके जवाब में इस सारी रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 929 के अंदर अपने 14 पॉइंट्स रखे। वो मोटे मोटे ये हैं जी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए एंड वेटेज मिलनी चाहिए। इन 1916 के अंदर लीग ने एग्री किया था लखनऊ पैक्ट के अंदर कि ये डिमांड जो है वो ये एक्सेप्ट करके उन्होंने कैसे नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये ग्रीवेंस था मुस्लिम लीग का। रेजोनेटरी पावर मुस्लिम द मुस्लिम्स रियलाइज दैट वाइल दे वुड बी a majority in the provinces of northeast and northwest of India, and hence would control their provincial legislature, they would always be minority in the center. Thus, they determined that contrary to Nehru report, the legislative power to go to the provinces। उनको उन्होंने कहा कि जी कि हम लीग को ये पता था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर या हम लोग मेजॉरिटी के अंदर होंगे, उधर हम हुकूमत बना सकेंगे। तो लेकिन सेंटर में हम हमेशा ही माइनॉरिटी में रहेंगे। तो इसलिए जो रेजिडोरी पावर्स है, वो जब ये जो ताकत का इख्तियार है, रेजिडोरी पावर्स जो है वो सारी प्रोविंसेस के पास आ रही है। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद जिन्ना, द कमिटी वाज adopted a narrow-minded policy in ruining the political future of Muslims, and regret to declare that the report is extremely ambiguous and does not deserve implementation to be implemented। उन्होंने कहा इसकी हैसियत ही नहीं रिपोर्ट की, क्योंकि एम्बिगुअस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ये मुसलमानों के सियासी फ्यूचर को तबाह कर देगी। नई रिपोर्ट को के अंदर क्रिटिसाइज़ करते हुए आगा खां और मोहम्मद सैफ ने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया। जिन्ना वाज ऑथराइज्ड बाय द लीग टू ड्राफ्ट a cohesive term and basis on the future of the constitution। उन्होंने जिन्ना को अपॉइंट किया कि वो 14 अपना एक जवाब ड्राफ्ट करे, जिस जवाब के अंदर जिन्ना ने फिर 14 पॉइंट्स ड्राफ्ट किए ऑन द प्रिंसिपल्स, जो मैं पहले आपको ऑन दीज ग्रीवेंसेस जिन पे मैं बात कर चुका हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं जो रिएक्शन था मुस्लिम लीग का, इन्हीं को 14 पॉइंट्स के अंदर और कुछ पॉइंट्स को मिला के जिन्ना अपने पॉइंट्स के अंदर उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करेंगे। हम एक नज़र डाल लेते हैं। द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल। यही नेहरू साहब कह रहे थे, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मसला की है, मसला किधर आता है? विद द रेजिडोरी पावर रेस्टेड इन प्रोविंसेस। वो सेंटर में रेजिडोरी पावर की बात कर रहे थे और ये प्रोविंसेस में बात कर रहे थे। यूनिफाइड मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमिटी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, कि वो उधर भी उन्होंने यही कहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री एंड other elected bodies shall be constituted on the defined principle of adequate and effective representation of minorities, and every province would not reduce the majority in any province to minority or even equality। उन्होंने कहा जी जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की का हिसाब है ये चेंज नहीं किया जाएगा किसी तरह भी, और ये एडुकेट प्रिंसिपल के माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उस पर ये हुकूमत होनी चाहिए। अकलियतों को राइट्स भी होने चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शेल नॉट बी लेस देन 1/3। वो 1/4 की बात कर रहे थे, इन्होंने 1/3 की कर दी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स शेल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्ट्रोल। उन्होंने कहा जितने भी कम्युनल जो ग्रुप्स हैं उन सब का सेपरेट इलेक्ट्रोल होना चाहिए। एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट at any time be necessary shall not be in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP provinces। ये पंजाब बंगाल में NWFP में किसी तरह का भी जितने भी चेंजेस होने हैं उससे मुसलमानों की तादाद में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फुल रिलीजियस लिबर्टी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटीज़, मजहबी आज़ादी सबको मिले। 1/3 रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू मुस्लिम्स इन बोथ सेंटर एंड प्रोविंस। प्रोविंस और सेंटर दोनों में मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नो बिल और रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड
in any legislature, if 3/4 of the members of any community in the body oppose it, कोई भी बिल पास नहीं हो सकता अगर 3/4 किसी भी कम्युनिटी के मेंबर ने उसको अपोज कर दिया. सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे. ये वही बात है जो पहले नेहरू साहब ने की. रिफॉर्म्स वुड बी इंट्रोड्यूस इन NWFP एंड बलोचिस्तान. उन्होंने भी ये नेहरू को एंडोर्स कर दिया. मुस्लिम शुड बी गिवन एन एडिक्वेट शेयर इन ऑल सर्विसेज having due regards to requirements of efficiency. एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स को अगर मुसलमान पूरा करता है तो उसको नौकरी के अंदर, सर्विस के अंदर फुल रिगार्ड, उसको पूरा हक मिलना चाहिए बराबरी का. अगर वो इस काबिल है तो द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पर्सनल लॉ. ये हम देखेंगे कि इसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ. जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी 1937 टू 1939 तो उन्होंने कहा मुसलमानों का कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज और रिलीजन की और पर्सनल लॉ की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन. नो चेंज विल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंसेस. सूबों के कंसेंट के बगैर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सकता. इसकी बेस पे 1935 का आइन बना. इन दोनों रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जी गोरों ने, लेकिन येट अगेन एक आइन बना जिसको कबूल तो नहीं किया ना मुस्लिम लीग ने, ना ऑल इंडिया मुस्लिम और ना कांग्रेस ने, लेकिन वो लोग 1937 के इलेक्शन में फिर भी चले गए. चलो जो भागती चोर की लंगोट ही सही, जो मिलता है वो तो लें. द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस अ नोवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नोन एज provincial hierarchy. Certain areas of government, such as education, were placed in the hands of ministries responsible for the provincial legislature, while others, such as public order and finance, were retained in the hands of the official responsible to the British appointed principal governors. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायरार्किकल सिस्टम था प्रोविंसेस के अंदर. कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो लोकल्स को देगी, लेकिन ज़्यादा जो ताकतवर मिनिस्ट्रीज हैं वो बरतानिया ने अपने पास अपने गवर्नर्स के थ्रू कंट्रोल किया. वाइल द एक्ट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ the demand for greater role in the government by Indians, it was also very much a reflection of British fear about what role might mean in the practice for Indians and of course the British interest there. तो ये तो एक चीज़ पक्की थी कि जो इंडियंस हैं वो हुकूमत में बड़ा हिस्सा, बड़ा शेयर, बड़ा रोल चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश का जो उनका डिलेमा था, वो जो उनको प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस रोल का मतलब क्या है, ये किस लेवल तक इस रोल को लेके जाना चाहते हैं. द एक्सपेरिमेंट विद डायरार्की प्रूव्ड अनसेटिस्फैक्ट्री. डायरार्किकल सिस्टम कोई कबूल ना हुआ, वो अनसेटिस्फैक्ट्री था. द पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस वाज दैट इवन फॉर दोज एरियाज over which they had gained a nominal control, the purse strings the purse strings were still in the hands of British officials. ने कहा जितनी थोड़ी बहुत ताकतें मिली भी हैं वो भी जो कठपुतली की तरह ब्रिटिश ही कंट्रोल उसको कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअल पावर नहीं है. ये ग्रीवेंस था इंडियंस का, पॉलिटिशियंस का. तो साइमन कमीशन had taken evidence in India. It had met with opposition there and conclusion weren't accepted by the Congress. उनके जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने फुली रिजेक्ट कर दिया था. जैसे मैंने पहले बात की, 3 राउंड के मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई अर्ली 1930s में, लेकिन किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच सके. The agreement was reached in principle that a federal system and government should be formed. एक बात पे तो सारे इत्तेफाक थे कि एक बाई कैमरल फेडरल सिस्टम की हुकूमत होनी चाहिए. However, the division between Congress and Muslim representatives proved to be a major factor in preventing agreement, of which the impact detail is how federation would work in practice. लेकिन जो ये तकसीम है हिंदू मुस्लिम की, ये बहुत बड़ा फैक्टर था इस चीज़ को डिफाइन करने में कि मुल्क एक्चुअली चलेगा कैसे. द न्यू कंजर्वेटिव डोमिनेंट नेशनल गवर्नमेंट इन लंदन जो अब 1933-1934 के अंदर अब कंजर्वेटिव डोमिनेंट जो हुकूमत आई, उन्होंने अपना एक प्रपोजल ड्राफ्ट कर लिया. दे जॉइंड द पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी chaired by Lord Lithgow and reviewed the white paper proposal for a year and a half. 1.5 साल वो सोचते रहे जो उन्होंने प्रपोजल बनाया था, और 1.5 साल के बाद नवंबर 1934 के अंदर उन्होंने इसको पास किया. इसको अपोज करने वालों में एक विल्सन चर्चिल भी हैं जो कि
बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने जी बरतानिया के। द हाउस ऑफ कॉमन अप्रूव्ड इन अ जॉइंट सेशन दिसंबर में हाउस ऑफ कॉमन के जॉइंट सेशन के अंदर ये आइन 1935 का 19 जो नवंबर 1934 के अंदर दिसंबर 1934 के अंदर वो उसको पास कर लिया गया, और इसीलिए इसको 1935 का आइन कहते हैं। ये जी जो विक्टर होप सेकंड मर्की ऑफ लिथग्रो, इसलिए इनको लॉर्ड लिथग्रो कहते हैं। ये उनकी तस्वीर है जिन्होंने 1935 का आइन जिसके मॉडल पे, जिसके फाउंडेशन पे, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान के तीनों आइन बने हुए हैं। ये इंडियन एक्ट आइन है इन वाइट पेपर जो पास किया गया। उसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं ये बताने इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले तमाम आइन जो हैं पाकिस्तान के वो इसी के किसी ना किसी तरीके से इसी की बेसिस पे चलेंगे। जैसे हमारा पुलिस एक्ट है वो आज भी 1863 के हिसाब से चल रहा है। हमारी पुलिस, आपको पता है ना, पाकिस्तान की पुलिस जो है उसमें ह्यूमन राइट्स वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर किसी पे कोई नजायज़ पर्चा भी कोई पुलिस वाला डाल दे तो पुलिस वाले को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैंने जैसे को बताया कि पावर की एक डेफिनेशन है हेजेमनी ओवर वायलेंस, जुल्म करने का इख्तियार। और पंजाब पुलिस से ज़ालिम दुनिया में कौन है, आपसे बेहतर कौन समझता है। प्रोवाइडेड it provided for the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states as a unit। उन्होंने एक यूनिट के तौर पे प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को एज अ यूनिट के हिसाब से उसको कंसिडर करके एक फेडरेशन ऑल इंडियन फेडरेशन की क्रिएशन होगी। द एक्ट डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर यूनिट। 3 जगहों पे ये पावर को डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट के अंदर, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जो कि 36 लोगों की आइटम के अंदर वो डिवाइड थी। इट अबॉलिश द डायरार्किकल सिस्टम। उन्हें प्रोविंसेस के डायरार्किकल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनमस यूनिट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो आज़ादाना यानी कि आज़ाद सूबों को एम्पावर किया गया, उनको ऑटोनमस कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। मोर एक्ट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत को भी प्रोविंसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने का एक रास्ता या वे या उसका एक लीगल कंस्ट्रक्ट इस एक्ट ने पेश किया। इट प्रोवाइडेड द अबॉर्शन ऑफ डायरार्की इन द सेंटर में भी इसने डायरार्की को इस एक्ट ने अबॉलिश किया एज एन इंस्ट्रूमेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड अ बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस। 6 से 7 प्रोविंसेस में इन्होंने बाई कैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम बनाया, जिसमें बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, बिहार है, असम है और यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर है प्रोविंसेस को बाई कैमरल सिस्टम कर दिया गया। It further expanded the principle of communal representation by providing separate electorates to depressed classes like women and labor। उन्होंने जो डिप्रेस क्लासेस है उनको भी, वुमेन को भी और लेबर को भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल दिया, सिर्फ मुसलमान और हिंदू को नहीं दिया। या it abolished the Council of India, established the Government Indian Act of it established by the Government India Act 1858। उन्होंने जो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो कि 1958 के एक्ट के तहत बनी थी, उसको अबॉलिश कर दिया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट टू वोट। 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिला। मज़े की बात यह है कि 1919 के सवरेज मूवमेंट के बाद औरतों को वोट डालने का हक मिला अमेरिका के अंदर। 1967 के बाद कालों को हक मिला जी, सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद 1967 के बाद कालों को हक मिला वोट डालने का। तो ये 10% भी कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो वोट डालने का हक भी तो ब्रिटिश लॉयलिस्ट को था। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी वजूद में आया इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। दे आल्सो एस्टैब्लिश फेडरल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। उन्होंने जो हमारा FPSC है, PPSC है और JPSC है, ये भी 1935 के आइन के तहत ही वजूद में आया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। जो फेडरल कोर्ट है जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बनेगी, उसका भी वजूद 1937 में जो सेटअप हुई इसी आइन के तहत आया। विंस्टन चर्चिल जी हिंदुओं के इंडियंस की आज़ादी के थोड़े ख़िलाफ़ थे। विंस्टन चर्चिल conducted a campaign against Indian self-government from 1929 onwards. When the bill passed, he denounced it in the House of Commons as a gigantic quilt
of jumbled, erased work as monstrous monument of shame built by pagans. एनी क्वेश्चंस जी? क्वेश्चंस कमेंट में लिखिएगा, क्वेश्चंस व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछिएगा, क्वेश्चंस फेस बाय फेस पूछिएगा। आई होप 1935 का आइन और ये थोड़ी सी स्टोरी, मैं देखिए ना, हिस्ट्री एक बहुत इन डेप्थ सी चीज़ है। मैं सिर्फ आई जस्ट, मैंने अगेन बताया, जो हम लेंस हमने आंखों पे लगाया हुआ है इस हिस्ट्री को देखने का, वो पाकिस्तान एंड टू नेशन थ्योरी का लेंस है। इस हिस्ट्री को कई तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन हमारा जो कोर्स का लेंस है वो टू नेशन थ्योरी का लेंस है। हमने उसी के तहत हिस्ट्री पढ़नी है। आई होप कि आपको लेक्चर सुन के अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।